नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, समाज की, संस्कृति की, साहित्य की, संविधान की और धर्म की भी। आज का विषय है राम राज्य। राम राज्य देखने में सरसरी तौर पर यह विषय लगता है कि धार्मिक है, लेकिन इसमें साहित्य, समाज, संस्कृति, इतिहास सब कुछ समाया हुआ है या सन्निहित है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि कल अयोध्या में विशाल राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा उल्लेखनीय विषय ये है कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण में राम राज्य की खूब चर्चा रही। उसके पहले सीएम योगी के भाषण में भी राम राज्य शब्द बार बार आया। कल के विमर्श और आज के अब के संदर्भ में लग रहा है कि जो भारत के आगे की राजनीति होगी वो राम मंदिर से हटकर अब राम राज्य पर चली जाएगी और राम राज्य ही अब केंद्रीय विषय होगा। और विपक्षी पार्टियां भी राम राज्य और राम मंदिर की बातें करने लगी हैं। इस तरह राम राज्य एक बार फिर केंद्र में आ गया है। भारतीय राजनीति में, आधुनिक राजनीति में राम राज्य कोई पुराना विषय नहीं है, ये हमेशा समकालीन रहा है और चर्चा में रहा है। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने पश्चिमी लोकतंत्र के बरक्स राम राज्य की अवधारणा को मजबूती से रखा और संविधान में भी राम राज्य की अवधारणाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया, परंतु ऐसा पूरी तरह नहीं हो सका और राम राज्य की अवधारणा बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। भाजपा के स्थापना के बाद बार बार राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य की भी बात की जाती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में भी राम राज्य की अवधारणा अवतरित होती हुई नहीं दिखी। अब सवाल है कि राम राज्य है क्या? राम राज्य सरसरी तौर पर देखने में कोई धार्मिक राज्य नहीं है, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, एक वेलफेयर स्टेट है। मतलब राम राज्य एक रिलीजियस स्टेट नहीं होता है, एक वेलफेयर स्टेट होता है। लेकिन लोग सीधे अर्थों में इसे धार्मिक स्टेट समझ लेते हैं और उसी से गलतफहमियां पैदा होती हैं और उसी से फिर अन्य समस्याएं भी सामने आती हैं। मूल बात यह है कि अगर हम राम राज्य की अवधारणा को अच्छी तरह से समझें तो इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। राम राज्य की अवधारणा क्या है, तो इससे अगर पॉलिटिकल अवधारणाओं को हम छोड़ दें, अर्थात मोदी जी की अवधारणा, योगी जी की अवधारणा, यहाँ तक कि गांधी जी की अवधारणा का भी त्याग करके हम मूल रूप से वहाँ लौटे जहाँ राम राज्य की अवधारणा सबसे पहले आती है, तब हम समझ पाएंगे कि राम राज्य की अवधारणा क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महर्षि वाल्मीकि का, जिन्होंने रामायण की रचना की और सबसे पहले राम राज्य की अवधारणा वाल्मीकि जी की रामायण में ही आती है। आखिर वाल्मीकि की रामायण में राम राज्य की अवधारणा क्या है, तो कई श्लोकों को पढ़ने स्पष्ट होता है कि उसमें धर्म की कहीं चर्चा नहीं है, सीधे सीधे लोक कल्याणकारी राज्य की बात होती है, अर्थात वेलफेयर स्टेट की बात होती है। जो आप जानते हैं कि वेलफेयर स्टेट लोकतंत्र में एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन राम राज्य एक ऐसी अवधारणा है जो हमारे प्राचीन संस्कृति में शामिल है और वो जो वेलफेयर स्टेट की बात करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राम राज्य में एक बहुत मूल बिंदु है जिस पर कभी चर्चा नहीं होती है। वो बिंदु है कि बाल जीवन, बालकों की मृत्यु दर, बालकों का मौत ना होना। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ना चस्म वृद्धा बालाना प्रेत कर्याणी कुवैत, ना चस्म वृद्धा बालाना प्रेत कर्माणी कुवैत। मेरे संस्कृत को उच्चारण में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इस श्लोक का अर्थ है कि श्री राम के शासनकाल में किसी वृद्ध ने किसी बालक का मृतक संस्कार तक नहीं किया। इसका क्या अर्थ है कि राम के शासनकाल में किसी वृद्ध ने किसी बालक का मृतक संस्कार नहीं किया। इसका मतलब कि वृद्ध ने अपने लंबे जीवन काल में किसी भी बालक को मरते हुए नहीं देखा और उसके अंतिम संस्कार में वो शामिल नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि राम राज्य में बाल मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात बालकों की मौत नहीं होती थी। ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि त्रेता युग में राम राज्य में इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि श्रेष्ठ राज्य वो है जिसमें बालकों की मृत्यु ना हो, अर्थात बाल मृत्यु ना हो। पूरे आधुनिक इतिहास में भी, आधुनिक पश्चिमी चिंतन में भी बाल मृत्यु की बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामने आती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूनिसेफ की स्थापना होती है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है, तो उसके द्वारा 1947 के बाद बालकों के स्वास्थ्य, पोषण और उनकी मृत्यु की बातें
या मृत्यु दर को घटाने की बातें होने लगी हैं। तो जो अवधारणा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामने आती है, भारत में त्रेता युग में ही राम राज्य में ये बात सामने आती है कि बालकों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि आधुनिक संदर्भों में बाल मृत्यु दर क्या है। तो बाल मृत्यु दर वो दर है कि एक वर्ष में किसी समाज या राज्य या देश में 1000 जो मृत्यु बालक उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, अर्थात कितने बच्चे अपना पहला जन्म दिवस नहीं मना पाते। इसी को बाल मृत्यु दर कहते हैं। और अब जो पूरी दुनिया का विकास का आकलन होता है, इस आधार पर भी होता है कि आपके यहाँ बाल मृत्यु दर क्या है। अगर हम बाल मृत्यु दर की बात करें और राम राज्य के कसौटी की बात करें, तो इस पे अभी फ़िलहाल की जो भारत की स्थिति है वो राम राज्य की कसौटी पर बिल्कुल ही खरा नहीं उतरती है। भारत में बालकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत दुनिया के सर्वाधिक बाल मृत्यु वाला देशों में शामिल है। भारत और नाइजीरिया जो अफ्रीका का देश है, ये दोनों मिलकर 1/3 वो संख्या बताते हैं जिसमें बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जो आकलन है भारत में सैंपल सर्वे रिपोर्ट का, वो कहता है कि भारत में प्रतिवर्ष 1000 बच्चों में 33 बच्चों की मृत्यु हो जाती है एक वर्ष से पहले, अर्थात वो अपना प्रथम जन्मदिन नहीं देख पाते हैं। ठीक, और हम आगे बढ़ते हैं तो किन देशों में है जहां बाल मृत्यु दर काफ़ी कम है। तो इसके लिए हमने जापान में देखेंगे कि लगभग 5 बच्चे ही प्रतिवर्ष अपना प्रथम जन्मदिन नहीं देख पाते हैं। नॉर्वे में, स्वीडन में, यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में, सब में 10 से कम औसत है। अर्थात अगर राम राज्य की अवधारणा को अगर शामिल किया जाए तो राम राज्य की अवधारणा बाल मृत्यु के संदर्भ में भारत से ज़्यादा जापान में और यूरोप में चरितार्थ होती नजर आ रही है। अगर हम भारत में लौटें और कहें कि भारत में किस राज्य में बाल मृत्यु के संदर्भ में राम राज्य की अवधारणा सही साबित हो रही है, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो राज्य केरल होगा, जहाँ कभी भी राम राज्य की बात तो नहीं होती है, लेकिन राम राज्य की अवधारणा यहाँ चरितार्थ होती नजर आ रही है। क्योंकि केरल में सिर्फ 6 बच्चों की मृत्यु साल भर में 1 वर्ष से पहले होती है। और ये भारत में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है, इसलिए केरल को चाइल्ड फ्रेंडली स्टेट की उपाधि भी दी गई है। अगर भारत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अर्थात जिस राज्य में सबसे अधिक बच्चे मरते हैं, अगर उसकी चर्चा की जाए तो दुर्भाग्यवश वह मध्य प्रदेश है। वो प्रदेश जो 15 वर्षों से सबसे आगे चल रहा है बाल मृत्यु में। अभी स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 48 बच्चों की मौत उनके प्रथम जन्म दिवस से प्रतिवर्ष हो जाती है, पहले हो जाती है। प्रथम जन्म दिवस वो अपना नहीं मना पाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 43 बच्चे अपना प्रथम जन्म दिवस नहीं मना पाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ 33 बच्चे अपना प्रथम जन्म दिवस नहीं मना पाते हैं। इस तरह से समझे तो मध्य प्रदेश, यूपी, ये सारे बाल मृत्यु दर में भारत में सबसे खराब स्थिति इन्हीं के है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में ही 15 वर्ष से ये स्थिति है और 15 वर्ष से वहाँ भाजपा की शासन है। तो भाजपा ही सबसे अधिक बाल मृत्यु दर की बात करती है, राम राज्य की बात करती है, और वहाँ राम राज्य की जो अवधारणा है, जो कसौटी है कि बाल मृत्यु नहीं होने चाहिए, वहीं पर सबसे अधिक है। अब हम बात आते हैं कि बाल मृत्यु क्यों होता है। तो बाल मृत्यु एक होता है बच्चों का खराब पोषण, बच्चों का पैदा होने के साथ ही खराब स्वास्थ्य, डायरिया, श्वास संबंधी समस्या, इन समस्याओं से भारत में सबसे अधिक बाल मृत्यु होती है। इसका एक कारण यह है कि बच्चों का पोषण स्तर खराब है, बच्चों की माँ गर्भावस्था में उनको उतना अच्छा भोजन नहीं मिलता है, और उसके बाद फिर उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी उत्तम नहीं है, तो उनको इलाज भी सही समय पर नहीं मिलता है। याद कीजिए आप, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, जयपुर में प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे श्वास की समस्याओं के चलते काल कलवित हो गए, और हमारा सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग व्यक्ति आज राम राज्य की बात करते हैं, वही उस समय कहते हैं कि इस मौसम में बच्चे मरते ही हैं। इसलिए इस विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राम राज्य की अवधारणा सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और राम राज्य के लिए सबसे बेसिक चीज़ है जो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जो राम राज्य वही है जहाँ बच्चों को हम मरने नहीं देते हैं।
और भारत को अभी राम राज्य के अगर इस संदर्भ में कहें तो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस विश्व में सबसे आगे हैं जहां सबसे अधिक बच्चे मर रहे हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को बचा सकें तो हम निश्चित रूप से अपने देश में राम राज्य ला सकेंगे। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आगे भी हम राम राज्य की बात करते रहेंगे। धन्यवाद।